टाइम हुआ जी भी 10 minutes ब्रेक, ठीक है। वी विल स्टार्ट एट 4:55, ठीक है। और फिर हम लेरेंगो मलेशिया करेंगे और एस्पिरेशन करेंगे, देन वी विल बी डन विद टुडेज टॉपिक्स इंशाल्लाह। 10 मिनट की ब्रेक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? Please confirm your presence. Please confirm your presence so I may start. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज लेरिंगो मलेशिया। अब लेरिंगो मलेशिया का जो मतलब है वो बेसिकली है कि जो लैरिंग्स के टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट हैं। जब लैरिंग्स के टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, जब वहां से एयर पास करती है लैरिंग्स से, तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो टिश्यू सक इन हो जाता है। जब सक इन होता है तो फिर एक आवाज आती है, स्ट्राइडर प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। दिस इज लेरिंगो मलेशिया। बात में लगी है इसकी? अब लेरिंगो मलेशिया ऑब्वियसली सॉफ्ट जो है ना वो टिश्यूज ऑफ लेरिंग्स हैं, और दिस इज अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, ठीक है। एंड इट इज द most common cause of stridor in children. अब इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक गर्ड है जिसका आपको ये कुछ इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह जीआईटी में डिस्कस करेंगे। एक ही है क्या, ये बेसिकली सिम्टम्स इसके बिगिन इन फर्स्ट 2 weeks ऑफ लाइफ। शुरू में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन सिवेरिटी till 6 months of age, ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है बेसिकली स्पॉन्टेनियसली जो है ना क्या कहते हैं रिजॉल्व कर जाते हैं इन 7 to 9 months, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं ओवरऑल कहूं तो 1 साल तक लेरिंगो मलेशिया ठीक हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। स्ट्राइडर की इसमें फाइंडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, ये पूछते हैं, पता होनी चाहिए। स्ट्राइडर लेरिंगो मलेशिया में इज इंस्पायरेटरी, इट इज लो पिच्ड, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लेरिंगो मलेशिया में आपको पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली इंक्रीज होती है स्ट्राइडर अगर बच्चा फीड कर रहा हो, फीडिंग में, अगर बच्चा सुपाइन पोजीशन में हो, तो ऑब्वियसली जो लेरिंग्स है वो कोलैप्स करती है,
अंदर की तरफ आती है और स्ट्राइडर प्रोड्यूस करती है। क्लियर है ये बात? तो अगर आपके पास एक बच्चा आता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ लाइफ में है, ठीक है, और उसकी स्ट्राइडर है जो कि बर्थ से है, जो कि स्ट्राइडर बढ़ जाती है विद सुपाइन पोजीशन, स्ट्राइडर बढ़ जाती है विद फीडिंग, स्ट्राइडर बढ़ जाती है विद क्राइंग, स्ट्राइडर बढ़ जाती है विद चेंजेस इन पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली, लैरिंगोमलेशिया। ठीक है, अब अगली चीज जो इसमें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो लैरिंगोमलेशिया है ये होते मतलब कि इसमें जो स्ट्राइडर है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ये बेसिकली लेरेंजियल टोन कम होती है, जिसकी वजह से जब इंस्पिरेशन होती है तो जब एयर यहाँ से गुजरेगी, मैंने आपको अभी बताया है, ये सक इन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस होती है। तो इस केस में जब आप इन्वेस्टिगेशंस में देखते हैं तो ये जैसे कि आपके सामने लेरिंगोस्कोपी पे आपको नजर आ रही होती है, एपिग्लॉटिक फोल्ड्स कोलैप्स नजर आती हैं और आपको ये शॉर्टेंड एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स नजर आती है, जिसकी वजह से एक ये साइन बनता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा साइन। ओमेगा साइन इज प्रेजेंट इन लैरिंगोमलेशिया, ये याद रखनी है बात आपसे, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, फिर आपने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व करता है, ठीक है। अग्रेसिव ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है अगर जो है लेरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स हो, यानी कि जो एसिड है वो आपका लेरिंग्स के अंदर जा रहा हो, ठीक है, तब आपको करना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, दैट इज सुप्राग्लोटोप्लास्टी। मतलब कि अगर इसके मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंगोमलेशिया, तो ऑब्जर्व करना है, ट्रीट लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स और सुप्राग्लोटोप्लास्टी है। सुप्राग्लोटोप्लास्टी जो है, ठीक है, इसकी वजह से लैरिंगोमलेशिया रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये करनी कब है, इसको इंटरवीन ये करनी कब है कि आप समझ लें कि इंडिकेशंस क्या है कि अगर बच्चे को इसके साथ न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, कार्डियक डिजीज है, कोई पल्मोनरी डिजीज है, कोई क्रेनियो फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज हैं, तो इस केस में आपको जो है ना वो इंटरवीन करना पड़ सकता है और आपको सुप्राग्लोटोप्लास्टी करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? और यही जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियक डिजीज, पल्मोनरी डिजीज या क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज हैं, यही पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं इन लैरिंगोमलेशिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना यस लिख दें, देन आई कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक इंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक इंटेंस। ये बेसिकली अगर एक बच्चा वॉमिट करता है और उसके बाद एस्पिरेट कर जाता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ठीक है, तो ये उसमें फिर हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे।
अब बेसिकली अगर एस्पिरेशन होती है तो उसमें ऑब्वियसली, ठीक है, हेमोरेजिक न्यूमोनाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, और अल्टीमेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसमें जो आपको मैनेजमेंट है ना वो आनी चाहिए। मैनेजमेंट में आप ऑब्वियसली सबसे पहले सक्शन करेंगे एयरवे का, आप आईवी स्टेरॉइड्स देंगे टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आप SpO2 चेक करेंगे और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे आप करवाएंगे चेक करने के लिए कि क्या इश्यूज है। अब अगर ये दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी एबनॉर्मल आई है कि SpO2 कम है, चेस्ट एक्सरे में इश्यूज हैं, बच्चा टेकिपनिक है, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़े, वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़े, या फिर आईवी एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़े, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये पूरे का पूरा आपको इसी अंदाज में बोलना भी आना चाहिए कि if a child presents to us with aspiration of gastric contents, we will first from the suction of the airway followed by IV steroids, and then we will order chest X-ray and check SpO2. If one of the things is abnormal, we will go for oxygen support, and the patient may need ventilatory support if indicated, and IV antibiotics. And if both of these are normal, we will just observe the child. ठीक है? अब इम्पोर्टेंट कुछ और बातें इसके बारे में कि इसकी आपको कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, स्कारिंग हो सकती है, ब्रोंकियोलाइटिस, ऑब्लिटरेंस हो सकता है, एंड ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है। ब्रोंकिएक्टेसिस से रिलेटेड बस आप इतना सा याद रखें कि ब्रोंकिएक्टेसिस इज बेसिकली डायलेशन ऑफ एयरवेज, ठीक है, इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ एयरवेज। और जब आप सीटी करवाते हैं उसमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस आती है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है तो मुझे बताएंगे, इसमें मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा और इसी के आगे बिल्डअप करूंगा। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्या कहते हैं, जो कुछ एक दो बातें ना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 5% अगर आपके लेस देन इक्वल टू 3 लोब्स इन्वॉल्व हैं लेवल लंग के, ठीक है। एंड मोस्ट पेशेंट्स रिकवर इन 2 to 3 weeks, ठीक है। ये तो है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। इसमें एक चीज जो मैंने आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि आपको मैंने यहाँ पे आईवी स्टेरॉइड्स का बताया था कि आपने आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं। अब आईवी स्टेरॉइड्स जैसे ही एस्पिरेशन हुई है, अगर तो आपने उसी टाइम पे दे दिए है ना, तब तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इन केस यू डिले कि आप आईवी स्टेरॉइड्स अभी कहेंगे जी अभी नहीं बाद में देने हैं, ठीक है, तो उनका इतना एडवांटेज है ही नहीं, देने का कोई फायदा नहीं होता वो देने का। क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज हाइड्रोकार्बन एस्पिरेशन। ठीक है, वो तो मैं बोल ही देता हूँ, उसमें तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा इश्यू नहीं है। हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा डेंजरस एस्पिरेशन होती है ना, वो होती है हाइड्रोकार्बन एस्पिरेशन की। हाइड्रोकार्बन जो हैं उस जो इम्पोर्टेंट तीन चीज है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की सरफेस टेंशन जो है, ठीक है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो उनमें एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो इवेपोरेट करें। अब जिस चीज में इवेपोरेशन की एबिलिटी है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो एस्पिरेशन कॉज कर सके। ठीक है, अगर एक बच्चे ने हाइड्रोकार्बन पी लिया है, ठीक है, और वो इवन स्टमक में गया है और डायरेक्ट एस्पिरेशन नहीं भी हुई, तो उसकी वजह से जो फ्यूम्स उठेंगे, ठीक है, दे विल अल्टीमेटली लीड टू केमिकल न्यूमोनाइटिस। ये बात क्लियर हुई है? अब यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है जिसने हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन की है और वो आपके पास आ रहा है ग्रंटिंग के साथ, फीवर के साथ, कफ के साथ, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, या 2 to 8 आवर्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोकार्बन एस्पिरेशन हो चुकी है। तो इसमें भी ऑब्वियसली आपने वही करना होता है कि आपने इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें आपने ऑक्सीजन दी, उसको फ्लूइड्स दिए, ठीक है, उसको वेंटिलेशन जो है ना वो प्रोवाइड की, उसके साथ साथ जो है ना क्या कहते हैं, आपने उसको एक्सोजेनसली सर्फेक्टेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट इसमें ये है कि आपने कम अज कम भी 6 आवर्स के लिए बच्चे को लाजमी जो है ना वो ऑब्जर्व करना है, क्योंकि केमिकल न्यूमोनाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकता है थोड़े से लेट आए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी इन सब में जो भी आज हमने डिस्कस किए टॉपिक? सर लेरेंगियो मलेशिया जैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक हो जाता है, तो उसकी आगे आने वाली लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन या बच्चे की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट होते हैं? नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन नहीं है। इसने या तो इसने ठीक हो जाना है या फिर आपने उसको सर्जिकली उसको ठीक करना है विद इन 1 ईयर। मतलब कि 1 ईयर में अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर आपने ऑब्वियसली उसको सर्जिकली इंटरवीन करना है, सुप्राग्लॉटोटॉमी करनी है। ठीक, राइट। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज प्लीज पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? So we have completed most of the topics जो कि most commonly asked है respiratory system में। कोई और questions, कोई are most welcome to ask on the WhatsApp group as well. The recording of this video will be shared with you guys in about 2 hours inshallah. तो आप इसको फिर से भी कोई टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि आपका वीक है और भी आपको कोई ज़हन में आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज का दिन है आपके पास, ठीक है, तो हम उसमें आपको फिर वॉइस नोट्स देंगे, ठीक है। I hope this session was helpful for you guys. कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो, they are still more than welcome and we will try to make things as easy and as interactive as possible, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो, they are more than welcome. Do share your reviews on our WhatsApp group as well. P. Manvela ji, take care. Allah Hafiz.